हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? सब बढ़िया, मस्त? तो लगे रहिए बेटा, खूब मेहनत करते रहिए। ठीक है। किसी शायर ने कहा है कि लाख दलदल हो, पांव जमाए रखिए। लाख दलदल हो, पांव जमाए रखिए। हाथ खाली ही सही, मगर ऊपर उठाए रखिए। लाख दलदल हो, पांव जमाए रखिए। हाथ खाली ही सही, ऊपर उठाए रखिए। और कौन कहता है कि चलनी में पानी रुक नहीं सकता? कौन कहता है कि चलनी में पानी रुक नहीं सकता? बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे कह रहा हूं कि बस मेहनत करते जाइए। मेहनत बेटा हमेशा रंग लाती है। मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। बस ऐसे ही लगे रहिए और अपना 100% देते रहिए। और यही सोचिए कि इस बार आपको नीट में 100% सेलेक्ट होना है। ठीक है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक नया चैप्टर, कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री में बेटा सबसे पहले हम लोग कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे और उसके बाद इसके अच्छे अच्छे आए हुए क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा कैलोरीमेट्री। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेटा ग्राम स्पेसिफिक हीट क्या होती है। तो पहले रिवाइज करेंगे ग्राम स्पेसिफिक हीट। ग्राम स्पेसिफिक हीट, इसको सिंपल स्पेसिफिक हीट भी कहते हैं और स्पेसिफिक हीट। ठीक है, सिंपल स्पेसिफिक हीट भी इसको कहते हैं। स्मॉल एस से इसको डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। S इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। ये फॉर्मूला याद कर लेना है आपको, इंपॉर्टेंट है। इससे इसकी डेफिनेशन भी हम बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक है, और इसका मास यूनिट है और इसका हम टेम्परेचर डेल्टा टी भी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं। तो देखो मास की वैल्यू 1 हो गई, डेल्टा टी की वैल्यू भी 1 हो गई। ठीक है, दोनों वैल्यू 1 हो गई। तो अगर यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसे ही उसकी स्पेसिफिक हीट कहते हैं। यहां से हम इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हैं। यूनिट क्या हो जाएगा बेटा इसका? यूनिट हो जाएगा देखो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो एसआई यूनिट इसका हो जाएगा जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस पर डिग्री केल्विन। ठीक है, ये इसका एसआई यूनिट बन जाएगा बेटा। अगर आपसे डायमेंशन पूछ सकता है तो डायमेंशन भी इसकी निकाल सकते हैं। डायमेंशन एस इज इक्वल टू हो जाएगी डेल्टा क्यू की डायमेंशन हो जाएगी ml2t-2 एनर्जी है और नीचे मास की डायमेंशन m और डेल्टा टी टेम्परेचर की डायमेंशन थीटा रख दीजिए। तो ये बन जाएगा m से m कैंसिल L2t-2 थीटा की पावर -1। यहां से ऐसी इसकी डायमेंशन आ जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्राम स्पेसिफिक हीट। ठीक। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे बेटा जिसमें कुछ जो सब्सटेंस होते हैं उनकी ग्राम स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट की वैल्यू दे नहीं रखी होती है। इन जनरल जैसे वाटर हो गया, ठीक है, स्टीम हो गया, आइस हो गया, इन तीन की तो आपको बिल्कुल याद ही कर लेनी है बेटा। ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होती है वो याद कर लेना है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस के इक्वल होती है। इसी तरीके से स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस की वैल्यू जो होती है वो 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस के इक्वल होती है। सिमिलरली स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम की जो वैल्यू होती है दैट विल बी 0.47 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होती है। तो बेटा ये तीनों जो है ये तो इंपॉर्टेंट ही है, इनको तो आपको बिल्कुल याद कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर हुई सबको? ओके ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। स्पेसिफिक हीट एट फेज चेंज। अगर मान लीजिए फेज चेंज हो रहा है, फेज चेंज मतलब ट्रांजिशन हो रहा है, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड में ट्रांजिशन हो रहा है या फिर लिक्विड से सॉलिड में ट्रांजिशन हो रहा है या फिर जैसे लिक्विड से वेपर में ट्रांजिशन हो रहा है या वेपर से लिक्विड में ट्रांजिशन हो रहा है।
तो ये जब ट्रांजिशन हो रहे होते हैं तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर होते हैं। जैसे कि आइस जब मेल्ट कर रही होती है तो 0 डिग्री सेल्सियस की आइस पहले 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनती है, या 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर फ्रीज होकर के 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में पहले कन्वर्ट होता है, तब फेज चेंज हो रही होती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहते हैं। तो इस टाइम टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हुआ तो चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। तो अगर हम स्पेसिफिक हीट की वैल्यू निकालें तो डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी से अगर डेल्टा टी की वैल्यू 0 के इक्वल है तो समथिंग अपॉन 0 ये फिर वैल्यू इनफाइनाइट के इक्वल हो जाएगी। तो याद रखिएगा कि स्पेसिफिक हीट एट फेज चेंज, जब फेज चेंज हो रहा होता है तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू इंफिनिटी के इक्वल होती है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? ओके ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। दैट इज एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट इक्वल टू 6.4। ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है। इसको ड्यूलॉन्ग पेटिट रूल बोलते हैं बेटा। इट इज कॉल्ड ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट रूल, पेटिट्स रूल कह सकते हो, ड्यूलॉन्ग पेटिट्स रूल। इन्होंने ये बताया था कि किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक वेट और उसकी स्पेसिफिक हीट, इनका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहता है और ये वैल्यू 6.4 के इक्वल होती है, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। तो यहां से एक रिलेशन बनता है कि जो स्पेसिफिक हीट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट होती है। यानी कि किसी भी सब्सटेंस का अगर एटॉमिक वेट ज्यादा है तो उसकी स्पेसिफिक हीट कम होगी, यानी कि उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए लो हीट देनी पड़ेगी। और जिसका एटॉमिक वेट कम है उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी, उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है तो जो हायर एटॉमिक वेट वाली मेटल होगी उसको कम हीट देनी पड़ेगी, और जो लोअर एटॉमिक वेट वाली मेटल होगी उसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी। तो अगर मान लीजिए कि मेटल्स में हम कंपेयर करें, जैसे Hg हो गया, कॉपर हो गया और एल्युमिनियम हो गया, तो सबसे ज्यादा एटॉमिक वेट किसका है, Hg का, उससे कम किसका है, कॉपर का, उससे भी कम किसका है, एल्युमिनियम का। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ Hg जो होगी, इसका एटॉमिक वेट सबसे ज्यादा होने की वजह से ये वैल्यू सबसे कम होगी, सबसे कम स्पेसिफिक हीट Hg की होगी। ये लेस देन होगी स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, ये लेस देन होगी स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम। तो इस तरीके से जो एटॉमिक वेट होते हैं उनका स्पेसिफिक हीट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का रिलेशन होता है। तो ये हमको रूल भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इससे भी क्वेश्चंस आ सकता है बेटा। ये बात क्लियर हुई सबको? ओके ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट। इसी को मोलर हीट कैपेसिटी भी कहते हैं। तो मोलर स्पेसिफिक हीट या मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं और ये होता है डेल्टा क्यू अपॉन म्यू डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा क्यू यहां पर हीट सप्लाइड है बॉडी को और म्यू यहां पर नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। तो जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है और इसके हमने म्यू इक्वल टू 1 मोल ले रखे हैं। ठीक, इस बॉडी के 1 मोल हमने ले लिए और इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करते हैं। तो 1 डिग्री सेल्सियस राइज कराने में हमें इसको जितनी हीट देनी पड़ेगी वही इसकी मोलर हीट कैपेसिटी कहलाएगी। यानी कि डेल्टा क्यू अपॉन म्यू की वैल्यू 1 और डेल्टा टी की वैल्यू भी 1 के इक्वल होगी। तो जो हीट सप्लाइड होगी वो मोलर हीट कैपेसिटी कहलाएगी। मोलर हीट कैपेसिटी का जो यूनिट है वो हो जाएगा बेटा, प्रैक्टिकल यूनिट तो इसका हो जाएगा कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, और एसआई यूनिट की वैल्यू हो जाएगी जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन। इसकी भी अगर डायमेंशन आपसे पूछता है तो डायमेंशन निकाल सकते हैं। डायमेंशन ऑफ सी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा क्यू की डायमेंशन यानी कि एनर्जी, तो ml2 t-2, और मोल्स की डायमेंशन मोल ही लिखते हैं, और डेल्टा थीटा टेम्परेचर, तो ये बन जाएगा
ml2t-2 थीटा की पावर -1 इंटू मोल की पावर -1। तो इस तरीके से C की डायमेंशन दी आ जाएगी। इतनी बात क्लियर हुई बेटा। C का स्पेसिफिक हीट के साथ भी एक रिलेशन होता है, तो वो क्या होगा? देखो, मोलर हीट कैपेसिटी C इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन म्यू डेल्टा T है। इसको हम लिख सकते हैं म्यू जो होते हैं नंबर ऑफ मोल्स, इसको मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हैं। तो मास नीचे, मॉलिक्यूलर वेट ऊपर आ जाएगा और इनटू डेल्टा टी, इतना जो टर्म है वो स्पेसिफिक हीट बन जाएगा। तो ये आ जाएगा m नॉट इंटू एस। ठीक है, तो C जो होता है वो m नॉट इंटू एस के इक्वल होता है। m नॉट यहां पर क्या है? मॉलिक्यूलर वेट, और S स्पेसिफिक हीट, और C मोलर हीट कैपेसिटी। ये तीनों में आपस में रिलेशन होता है। ये समझ आया बेटा? इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा। क्लियर बेटा? ओके। अब आते हैं बेटा फेज चेंज पर। फेज चेंज का मतलब क्या होता है? फेज चेंज मतलब अवस्था में बदलाव। जैसे सॉलिड से लिक्विड में कोई बॉडी चेंज हो रही है, या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, या फिर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रही है, या वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, तो इसको बोलते हैं हम लोग फेज चेंज। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ठीक, या फिर लिक्विड से वेपर, या वेपर से लिक्विड, इनमें कन्वर्जन, ये कहलाता है फेज चेंज। अच्छा, फेज चेंज के टाइम टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और प्रेशर भी कांस्टेंट रहता है। ये दोनों चीजें कांस्टेंट रहती है। जैसे मान लीजिए आइस के लिए अगर हम देखें तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस की 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में जब कन्वर्ट होगी, ठीक है, आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर, और इसको जब हम हीट देंगे तो ये 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट होती है। तो टेम्परेचर यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट रहता है और प्रेशर की वैल्यू 1 atm के इक्वल होती है। इसी तरीके से वाटर के लिए 100 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर है उसको जब हम हीट अप करते हैं तो ये 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहां पर भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और प्रेशर की वैल्यू भी कांस्टेंट 1 atm के इक्वल होती है। तो प्रेशर भी कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट। इसी तरीके से जस्ट उल्टा प्रोसेस भी हो सकता है। 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर फ्रीज होकर के 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में कन्वर्ट होता है, ठीक, तब भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। या फिर 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट होती है, तो उस कंडीशन में भी टेम्परेचर कांस्टेंट और प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इतनी बात समझ आई? ठीक, ओके। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, लेटेंट हीट। देखिए, जब फेज चेंज हो रहा होता है तो फेज चेंज कराने में जो हीट रिक्वायर्ड या रिलीज्ड होती है उस हीट को बेटा बोलते हैं लेटेंट हीट। जैसे सपोज दैट Q की एनर्जी सप्लाई हुई और M मास की बॉडी है, तो जो एनर्जी सप्लाइड होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी Q इज इक्वल टू ml। यहां पर L जो है यही कहलाती है लेटेंट हीट, इसी को ही लेटेंट हीट बोलते हैं। तो L की वैल्यू यहां से Q बाई M के इक्वल हो जाएगी। अब जैसे सपोज दैट मान लीजिए कोई यूनिट मास की बॉडी है, यानी कि 1 ग्राम मास की बॉडी है, ठीक है, तो यूनिट मास की बॉडी को अगर हम हीट करके उसका फेज चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए सॉलिड फॉर्म में है तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो 1 ग्राम मास की बॉडी को सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में बदलने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी वही उसकी लेटेंट हीट कहलाएगी। तो लेटेंट हीट की डेफिनेशन हम यहां से दे सकते हैं। ठीक है, तो आइस के लिए बेटा जब हम देखते हैं तो यही लेटेंट हीट की वैल्यू 80 कैलोरी के इक्वल आती है, 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, तो अब यही जो लेटेंट हीट होती है बेटा, ये जब हम आइस के लिए देखते हैं तो 80 कैलोरी पर ग्राम के इक्वल होती है।
और इसी तरीके से अगर हम बॉइलिंग वाटर के लिए देखें, जहां पर 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में बदल रहा होगा, तो बॉइलिंग वाटर, तो उस कंडीशन में लेटेंट हीट ऑफ वेपर कह सकते हो, उसकी वैल्यू 540 कैलोरी पर ग्राम के इक्वल होती है। इन्हीं की वैल्यू अगर हम जूल पर केजी में निकालें तो ये वैल्यू आती है बेटा 336 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल पर केजी, और इसी तरीके से इसकी वैल्यू आती है 2268 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल पर केजी के इक्वल। ठीक, इस तरीके से जब आइस का वाटर में कन्वर्जन हो रहा होता है, फेज चेंज हो रहा होता है, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर है वो कन्वर्ट हो रहा होगा वेपर में, तो उस कंडीशन में जो लेटेंट हीट ऑफ वेपर या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, उसकी वैल्यू 540 कैलोरी पर ग्राम के इक्वल होती है। ये वाली वैल्यूज आपको याद कर लेनी है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर यही वाली यूज होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ये जो लेटेंट हीट होती है बेटा, ये दो टाइप की होती है, एक तो होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो जब आइस का केस होता है, आइस का केस, जैसे आइस मेल्ट होकर के वाटर बन रही होती है 0 डिग्री सेल्सियस का, या 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर फ्रीज होकर के आइस बन रहा होता है, तो उस कंडीशन में जो लेटेंट हीट यूज होती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसको LF से डिनोट करते हैं। इसमें यूज होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और LF से इसको डिनोट करते हैं। उसी तरीके से बॉइलिंग वाटर की कंडीशन में जो लेटेंट हीट यूज होती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, इसको LV से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू 540 कैलोरी पर ग्राम होती है वाटर के लिए। ठीक है, तो वाटर के लिए और आइस के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये आपको याद कर लेनी है। ठीक है, बाकी किसी और के लिए अगर पूछा जाएगा तो वो वैल्यू आपको गिवन होगी। इतनी बात समझ आई बेटा? ठीक, ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, दैट इज थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी इज इक्वल टू होता है डेल्टा Q बाई डेल्टा T, और यही इक्वल टू MS के इक्वल भी होता है, यानी मास ऑफ द बॉडी इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी है और इसको हीट अप करते हैं, तो हीट अप करने पर इसका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, तो 1 डिग्री सेल्सियस इस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट गिवन होगी, जो हीट गिवन होगी 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, वही इसकी थर्मल कैपेसिटी कहलाएगी, वही इस बॉडी की थर्मल कैपेसिटी कहलाएगी। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है हमारे पास, सपोज दैट इसका टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो इसको हीट हमें देनी पड़ेगी वही इसकी थर्मल कैपेसिटी कहलाएगी। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है वही बॉडी की थर्मल कैपेसिटी कहलाती है। इसके एक और टर्म में भी लिख सकते हैं, मास इनटू स्पेसिफिक हीट। अगर इस बॉडी का हमको मास पता हो, इसकी स्पेसिफिक हीट पता हो, तो मास इनटू स्पेसिफिक हीट इसकी थर्मल कैपेसिटी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यूनिट कितना हो जाएगा बेटा, देखो यूनिट कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, SI यूनिट की अगर हम बात करें, ये प्रैक्टिकल यूनिट होता है, इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट, ये कहलाता है प्रैक्टिकल यूनिट। SI यूनिट की अगर बात करें तो कैलोरी बदल जाएगा जूल में, तो जूल, और पर डिग्री सेल्सियस बदल जाएगा केल्विन में, तो जूल पर केल्विन, ये इसका SI यूनिट हो जाएगा। डायमेंशन अगर पूछे बेटा तो डायमेंशन थर्मल कैपेसिटी की निकाल सकते हैं डेल्टा Q बाई डेल्टा T से, तो ml2 T-2 ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा थीटा, तो बन जाएगा ml2 T-2 थीटा की पावर -1, ये इसकी आ जाएगी डायमेंशन। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? इसको बोलते हैं थर्मल कैपेसिटी। ओके ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज वाटर इक्विवेलेंट। ये क्या होता है? तो इसकी देखो डेफिनेशन है बेटा, व्हेन द थर्मल कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी
expressed in terms of mass of water is called water equivalent। यानी किसी बॉडी की थर्मल कैपेसिटी को जब हम वाटर के मास के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको वाटर इक्विवेलेंट बोलते हैं। ठीक, इसको आइए और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए सपोज दैट ये एक बॉडी है और इसको हीटअप करते हैं और हीटअप करने पर इसको डेल्टा क्यू की हीट देते हैं जिससे इसका डेल्टा टी टेम्परेचर राइज होता है। ठीक, मास मान लीजिए बॉडी का m का है, इसकी स्पेसिफिक हीट s की है। ठीक है, बल्कि m ऑफ बॉडी और स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी ऐसे कंसीडर कर लेते हैं इसको। तो इसकी थर्मल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? थर्मल कैपेसिटी की वैल्यू होती है बेटा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। इसको मास ऑफ बॉडी इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी भी लिख सकते हैं। तो इस बॉडी की थर्मल कैपेसिटी की वैल्यू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी एम बी इंटू एस बी के इक्वल हो जाएगी। इसी तरीके से मान लीजिए कि यहां पर हमने अब कोई m डैश मास का वाटर ले लिया है। ठीक है, यहां पर वाटर है, इसका मास mb के बराबर था और इसका मास m डैश के बराबर है। इन दोनों का मास अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग, इसका मास अलग, इसका मास अलग है और ये वाटर हमने ले लिया। अब इसको भी हीटअप करते हैं। तो जब इसको हीटअप करते हैं तो जितना डेल्टा टी टेम्परेचर हमने इसका बढ़ाया था उतना ही डेल्टा टी टेम्परेचर इसका भी बढ़ाते हैं। और मान लीजिए उतना ही टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इसको भी डेल्टा क्यू की हीट देनी पड़ती है, यानी कि जितनी हीट उसको देनी पड़ी उतनी हीट इसको भी देनी पड़ती है। तो इसकी थर्मल कैपेसिटी की वैल्यू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी के इक्वल होगी और ये वैल्यू इसी के बराबर होगी। और इसको हम इसके मास और स्पेसिफिक हीट के टर्म में लिख सकते हैं, मास ऑफ वाटर और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर अगर SW है तो मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जैसे अगर एक एग्जांपल लेके हम देखें कि मान लीजिए ये वाली बॉडी है कोई m मास की और इसका डेल्टा टी टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं और उसको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 जूल की हीट देनी पड़ती है। और इधर कोई m डैश मास का वाटर है और उसका टेम्परेचर भी 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए अगर हमें उतनी ही डेल्टा क्यू हीट देनी पड़ती है, यानी कि 1 जूल की हीट देनी पड़ती है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाली जो बॉडी है ये वाटर इसी के इक्विवेलेंट है। बात समझ आ रही है ना बेटा? क्योंकि थर्मल कैपेसिटी दोनों की बराबर हो गई। डेल्टा टी 1 डिग्री इसका भी बढ़ा रहे हैं, डेल्टा टी 1 डिग्री इसका भी बढ़ा रहे हैं, इसको भी 1 जूल हीट देनी पड़ती है, इसको भी 1 जूल हीट देनी पड़ती है उतना ही टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो इसकी थर्मल कैपेसिटी इसकी थर्मल कैपेसिटी दोनों की सेम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर बॉडी की थर्मल कैपेसिटी और वाटर की थर्मल कैपेसिटी जो इधर लिया गया है दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला वाटर इस बॉडी के इक्विवेलेंट है, यानी कि इक्वल है। यानी कि मोटे मोटे शब्दों में अगर जैसे हम ये कहें कि मान लीजिए जैसे कि 500 रुपए की कोई बॉडी है और 500 रुपए हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये 500 रुपए इस बॉडी के इक्विवेलेंट होंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो वाटर की जो वैल्यू है वो उस बॉडी की इक्विवेलेंट तब हो पाएगी जब दोनों की थर्मल कैपेसिटी सेम हो जाएगी। तो मोटा मोटा क्लियर समझ में आया बेटा सबको? ओके ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहे हैं, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री जो है इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी। ये हीट एनर्जी के कंजर्वेशन पर बेस्ड है कि जैसे मान लीजिए कोई हाई टेम्परेचर वाली बॉडी है, उसको किसी लो टेम्परेचर वाली बॉडी के साथ जब हम टच कराते हैं तो हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से हीट का ट्रांसफर तब तक होता रहता है लो टेम्परेचर वाली बॉडी में जब तक कि दोनों के टेम्परेचर सेम नहीं हो जाते, और जैसे सेम हो जाएंगे तो हीट का ट्रांसफर बंद हो जाता है। ठीक है, और उनका एक मिक्सचर का टेम्परेचर मिल जाता है। तो इसीलिए इस प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, यानी कि यहां पर हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस के इक्वल होता है। तो हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस
यही प्रिंसिपल कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ओके।